दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, उससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों के चारों यूनिट का अपन क्या करने वाले हैं, रिविजन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ इसकी पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जैसे पिछली बार डाली थी उसी तरीके से। साथ के साथ अन्य जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो प्ले लिस्ट का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख लेना। और 2 से 3 मास्टर क्लासेज आएंगी, अच्छे से देखकर चले जाना सारे सारे। साथ के साथ इस समय चल रही है फ्लिपकार्ट और मंत्रा पे सेल, तो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को यूनिट फर्स्ट से। अनुशासन क्या होता है, व्हाट इज डिसिप्लिन। अनुशासन किसी एक विशेष ज्ञान का ऐसा संगठित क्षेत्र होता है जिसकी अपनी कार्य प्रणाली, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो अनुशासन क्या होता है, देखो अनुशासन को मैं अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे कि आपका पेपर है, समझ में आ गया। तो अब मैं आपको अनुशासन सिखाऊंगा कि अनुशासन इस पेपर में किस तरीके से लागू होगा। आपका डिसिप्लिन वाला पेपर है, तो अनुशासन क्या है, अब आपका पिछला पेपर खत्म हुआ, आप घर पे आए, आपने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद में आराम करने के बाद में आपने देखा कि सिलेबस क्या है। पूरा सिलेबस देखने के बाद में आपने क्वेश्चन देखे, उसमें से आपको आपका कितना पोर्शन कवर था, समझ में आ गया। आपने जितना पोर्शन कवर था उसको रिवाइज किया, जो नहीं कवर था उसको फिर से जाकर क्या क्या पढ़ लिया। फिर सुबह उठे, फिर अगले दिन उठे, फिर से उन सब सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज किया। फिर आप लास्ट दिन आप मेरी क्लास के आई, मेरी क्लास देख ली आपने, और फिर आप पेपर देने के लिए चले गए। समझ में आ गया। इसे कहते हैं अनुशासन। कोई भी कार्य करने की पूरी एक जो सिद्धांत है, कार्य प्रणाली और उद्देश्य होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अनुशासन के नाम से कहा जाता है। अब ये तो है पूरा अनुशासन की तरह, लेकिन एक अफलो अनुशासन भी है। वो क्या है, पेपर दियो, 2 दिन मौज में काटा, रात ने वीडियो देखो या फिर वीडियो भी नहीं देखो तो अँ देखो कि 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो आप देखा, उनमें भी 3 क्वेश्चन टिक लगाया, 15 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन टिक लगाया, उनमें भी आधो पढ़ो, बाद में देखो नहीं मजा आ रहा, रील देख के चला, हाँ पेपर में भी पास तो हो जाऊँ फिर। यो भी अपना अनुशासन है। समझ में आ गया। तो यही है, किसी विषय को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने की पद्धति प्रदान करता है। तो कोई भी विषय हो, कोई भी चीज हो, उसको व्यवस्थित तरीके से, क्यों, अगर आपको कोई भी अगर छत पे जाना है तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पे, तभी तो आप ऊपर अपनी जो छत है वहां तक पहुंच पाओगे। और सीधी है, सोचो कि सीधी डाक मार के चौथी पर चढ़ जाओ, तो पहली पर तो चढ़ोगा कि दूसरी बार के, तो अगर थोड़ी सी राड़ हुई तो सिरवानी नीचे ना होगा पहली सीढ़ी। समझ में आ गया। तो अनुशासन आपको, जो ये दुर्घटना घटी है ना आपको सीधी चौथी सीढ़ी पर चढ़ने वाली, इस प्रकार की घटनाओं से आपको बचाता है। क्यों, अनुशासन आपको धीरे धीरे जीवन में ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है। अनुशासन न केवल ज्ञान का भंडार है, बल्कि ज्ञान, अनुप्रयोग और समाज की समस्याओं का समाधान भी होता है। तो सिर्फ अनुशासन का अर्थ यही नहीं है कि आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है, बल्कि ज्ञान को अपने समाज में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए और किस प्रकार से उन चीजों का समाधान किया जाए, उसका भी एक व्यवस्थित रूप है। अनुशासन शिक्षा का संरचना प्रदान करता है। तो अगर आप बीएड के विद्यार्थी हो तो हम अनुशासन को अपने जीवन में शिक्षा के रूप में देखेंगे। तो शिक्षा के रूप में अगर अपन अनुशासन को समझे तो क्या होता है, अनुशासन होता है कि आप सबसे पहले, अगर आप एक टीचर हो तो टीचर के अनुशासन क्या है, आप अपना जो पहले कल जो पढ़ाने वाले हो जिस जिस कक्षा में, उनके लिए क्या कंटेंट आपको पढ़ाना है, क्या विषय पर आपको पढ़ाना है, उसके बारे में आप पढ़ के लेके गए। आपके बच्चों को आप कौन सा ऑडियो, कौन से मतलब जो टीचिंग एड हैं उनके माध्यम से पढ़ाने वाले हो, उनको आपने प्रिपेयर किया। पीछे अगर आपका कोई रिपोर्ट या कोई वर्क आपका बचा हो तो उसको कंप्लीट किया। अच्छे से ड्रेसिंग सेंस पहना आपने आपने अपना जो स्कूल के अंदर गए, क्लास के अंदर गए, तो वहां पर जितनी भी चीजें हैं पढ़ाने के लिए वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, उन सब चीजों की उपलब्धता करिए। तो ये सब चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, इसी को क्या कहा जाता है, अनुशासन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अब अनुशासन का अर्थ ये अब आप देख लेना इसके अंदर। अनुशासन की विशेषताओं की बात करें अगर अपन, हर अनुशासन की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर अन्य क्षेत्रों से अलग पहचाना जाता है। तो जो अनुशासन होता है उसकी कुछ फिक्स और निश्चित विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर उसको क्या दूसरे क्षेत्रों से अलग किया जाता है। पहला क्या है, सुव्यवस्थित ज्ञान, जिनकी जानकारी बिखरी हुई नहीं होती है बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होती है। सुव्यवस्थित ज्ञान क्या होता है, जैसे आपके पास
पहले से लेकर आपने 12वीं तक पढ़ाई करी है, तो उसमें फर्स्ट क्लास में आपने कुछ सीखा, फिर आप सेकंड क्लास में हुए, तो आपने जो पहली क्लास में जो चीजें सीखी हैं वो सेकंड क्लास में आपको काम आती हैं, और फिर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा और सीखते हो। समझ में आ गया? फिर आप सेकंड क्लास में पास हो गए, फिर आप थर्ड क्लास में आ गए। वहां पर आपने क्या क्या फर्स्ट क्लास की चीजें सीखी थी, सेकंड क्लास में जो चीजें सीखी थी वो आपकी थर्ड क्लास में काम आएंगी, प्लस आपको कुछ और एक्स्ट्रा सिखाया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? सुव्यवस्थित ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जहां पर ज्ञान है वो क्या एक व्यवस्थित रूप से होता है। अगला क्या है? निश्चित उद्देश्य। प्रत्येक अनुशासन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति कराता है। अब आपका क्या उद्देश्य है? आप बीएड कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, हर रोज उठते हो, तैयारी करते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है कि मुझे पढ़ के जीवन में एक अच्छी जॉब को, अच्छी नौकरी को प्राप्त करना, ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। इसलिए तो आप इतना अनुशासित जीवन जीते हो। भाई, आपके बाहर फैमिली में फंक्शन है और आपका अगर एग्जाम आ रहा है, तो आप फैमिली के फंक्शन को एक बार अवॉइड करोगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, है ना? तो यही है, क्यों किया जाता है? ताकि आपको एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्ति के लिए प्राप्त कर सको। विशिष्ट कार्य प्रणाली। हर अनुशासन की अपनी शोध पद्धति होती है, तो कोई भी जो अनुशासन होता है ना, उसकी पूरी की पूरी शोध पद्धति होती है, पूरी पूरी रिसर्च होती है उस चीज पे। अब शोध पद्धतियां कैसे होती हैं? जैसे एक शिक्षक के लिए जो आपके अनुशासन अलग है, एक विद्यार्थी का अनुशासन जीवन में अलग होता है, और एक प्लेयर खिलाड़ी का अनुशासन जीवन में अलग होता है अनुशासन ही तीनों के लिए, लेकिन तीनों का रूप और स्वरूप अलग अलग होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हर प्रकार के जो अनुशासन होता है उस पर रिसर्च होती है सारी की सारी चीजें। वैज्ञानिकता, ये तार्किक और प्रमाण आधारित अनुशासन, मतलब इस प्रकार का अनुशासन होता है जिसमें तर्क की प्रमाणिकता होती है और प्रमाण भी आपको दिए जाते हैं। जैसे कि कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसको कहा जा रहा है कि आप क्या क्या करो, कार्डियो अपना मजबूत करो। कार्डियो समझते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना? और जो वेट ट्रेनिंग क्या करो, वेट ट्रेनिंग होती है, जैसे आपने समझ लेना, आप इंटरनेट पे रिसर्च करके वेट ट्रेनिंग क्या होती है ना, जो डंबल वगैरह मारे जाते हैं या फिर आपने वेट उठाना हो तो उसको वेट ट्रेनिंग बोला जाती है जिम के अंदर। तो आप वो ट्रेनिंग करो। क्यों क्यों करनी चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसका कार्डियो मजबूत होगा, तो वो जब खेलने जाएगा तो वो जल्दी से थकेगा नहीं। तो ये चीज पूरी रिसर्च और प्रूव्ड है ना। तो यही है, इसको क्या बोला जाता है? एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या? निरंतर विकास। समय और शोध के साथ ये आगे बढ़ाता है। तो जो आप डिसिप्लिन सीखते हो, यह आपको विकासशील बनाता है, मतलब धीरे धीरे आपको जीवन में आगे ले जाने का कार्य करता है। समाज उपयोगी। अनुशासन का अंतिम लक्ष्य समाज को लाभ पहुंचाना है। और जो आपका डिसिप्लिन इस जीवन में देखना, आप थारा गांव में 100 आदमी है ना, 100 आदमियों में से 100 व्यक्ति हैं, उसमें से देख लेना जीवन में सिर्फ 10 व्यक्ति डिसिप्लिन मिलेंगे। उनका जीवन आपको, वो काम करेंगे तो उनको देखना, एक बार आप उनके पास जाकर बैठना, जो जीवन में सफल हैं, उन व्यक्ति के साथ आप जीवन में एक बार वक्त बिताना, है ना? काफी बार आपको लगता है तो तुक्के से वहीं पर पहुंच गए, तो एक व्यक्ति एक दिन उस व्यक्ति के पास जाकर आप पूरा दिन बिताओ, तब आपको पता चलेगा कि इस तुक्के लगने में कितनी मेहनत है। समझ में आ गया? वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अगर उसका जीवन देखोगे तो एकदम डिसिप्लिन मिलेगा। वो काम करेगा तो उसके काम में भी आपको प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। अब वो घर पे होगा तो घर पर भी आपको उसको प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। तो यही है जीवन में। और ऐसे लोग क्या करते हैं? समाज को आगे लेकर जाते हैं, है ना? समाज में अनुशासित व्यक्तियों की जरूरत बहुत है, वरना तो आजकल आधे 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 लोग तो इंस्टाग्राम पे रील देखने में व्यस्त हैं, और बाकी के कुछ थोड़े बहुत बनाने में व्यस्त हैं, और जो ना बना रहे हैं ना देख रहे हैं, वो दूसरों को देखकर परेशान है। तो यही है कि समाज में अनुशासित लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो पहले के समय भी अनुशासित व्यक्तियों की जरूरत थी, और आज भी जरूरत है। और वही लोग क्या करते हैं? समाज को आगे लेकर जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है अंत विषयक दृष्टिकोण। तो इसमें जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसके अंदर ये क्या होती है? तो अंत विषयक दृष्टिकोण क्या होता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है? अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। किसी समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए दो या दो से अधिक विषयों का समायोजन होना। मतलब अगर आज के समय में अगर कोई भी विद्यार्थी है, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, इसी से समझा सकता हूँ आपको। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगा, तो मैं तो भाई साहब पढ़ूंगा तो ऑफलाइन ही पढ़ूंगा, ऑनलाइन तो कत्ती कौन पढ़ू। क्यों? ऑनलाइन पढ़ जा आदमी को टाइम वेस्ट। इंसान इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ रहा है, कभी सफल नहीं हो सकता। बिना ऑनलाइन की तैयारी के आज आप नौकरी लगना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि
पहले के समय क्या हुआ करता था, पहले के समय किताबों से ऑफलाइन नौकरी लगना ज्यादा आसान इसलिए हुआ करता क्योंकि कंटेंट उतना ज्यादा नहीं था। अब कोई टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इंटरडिसिप्लिनरी को एक बार पढ़ना और फिर मैं आपको समझाऊंगा वो समझना, आपको दिन रात का फर्क दिखेगा इस चीज में। क्यों? क्योंकि आपको जब आप कोई व्यक्ति आपको समझाता है तो वो बहुत उदाहरणों के साथ समझाता है और बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाती है। वहीं किताब में आप समझोगे, समझ तो लोगे, लेकिन एक पूरा दिन लग जाएगा और उसी चीज को एक टीचर 1 घंटे में समझा सकता है। समझ में आ गया ना आपको? तो आपके जो वो 5 से 3 से 4 घंटे जो आपके बच गए ना, वो आप और कई जगह लगा सकते हो चीज को। समझ में आ गया? और अगर एक बच्चे ने सोच लिया कि मत तो ऑनलाइन ही पढ़ूंगा और ऑफलाइन किताबों का हाथ ही कौन लगाऊं, वो भी कौन लगा सके। क्यों? क्योंकि किताबें आपको जो सिखा सकती हैं वो आपको और कहीं से नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है किताबों में आपकी जो आपने 4 घंटे उसमें लगाए ना, उसमें से काफी बार उन 4 घंटों की आपको जरूरत होती है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आपको डीप में जाकर पढ़ना ही होता है। आरपीएससी पेपर देख लियो, अगर था नहीं समझ में आई तो सेकंड ग्रेड डालो, फर्स्ट ग्रेड डालो, है ना? तो यही है समाज में, चाहे कोई भी चीज हो, आप जीवन में किसी भी एक चीज को लेकर, एक विषय को लेकर ये पकड़ लो कि मैं तो एक सारे जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, अहिया कदे को नहीं। उसके इंसान ने एक से अधिक चीजों को क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, कोई भी चीज को, समस्या को समाधान करना। और ये चीज ने क्या कहला है, अंतः विषयक दृष्टिकोण के नाम से जाने जाए। समझ में आ गया? कोई भी समस्या का समाधान के लिए आपको 2 या 2 से अधिक विषयों का समायोजन करना पड़े, 2 या 2 से अधिक टेक्निक, तकनीक, विषय वस्तु या और विचारधारा का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, अंतः विषयक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में समाज, शिक्षा और विज्ञान की जटिलताओं को समझने के लिए अकेले एक विषय प्राप्त नहीं होता है। मतलब आज के समय में जो समाज होता है ना, हमारा समाज है, शिक्षा है और विज्ञान की जितनी उसमें जटिलताएं दिखाई देती हैं, उसको समझने के लिए सिर्फ एक विषय काम करनी है। समझ में आ गया आपके सामने? आज को अगर आज पहले के समय क्राइम देखते थे, वो कैसा होता था, उसमें सिर्फ ऑफलाइन क्राइम होता था, कोई आदमी ने पकड़ लिया, कोई चट्टू मार दी, तो है ना, कोई आदमी को मर्डर ऐसा क्या होता ना। लेकिन आज के समय सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन क्राइम भी होते हैं। तो यही है कि आज के समय समाज में जितनी जटिलताएं हैं, उसको देखते हुए हमें सिर्फ एक विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, लगभग हर चीजों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए विभिन्न अनुशासनों के बीच में सहयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया? अब देख, अनुशासन का अर्थ बताऊं, जैसे आप पढ़ाई में बहुत अनुशासित व्यक्ति हो, है ना, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेते हो, मतलब पूरे 10-10 घंटा पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी आप अच्छे अंक काफी बार नहीं प्राप्त कर रहे हो जितना आपको करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप अंक अच्छे, तैयारी में बेहतर व्यक्ति हो, लेकिन मार कहाँ खा रहे हो, जब पेपर देते हो तब आप प्रेशर में आ जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आप तैयारी तो करो, साथ के साथ 1-2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज भी करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो। जब इंसान स्पोर्ट्स करता है ना, तब तो नहीं लगा कि ओहो मैं तो 2 घंटा खराब करूं, नहीं नहीं। आप उस समय जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, खेल रहे हो, स्पोर्ट्स का अर्थ है मतलब कोई क्रिकेट खेल लियो, कोई वॉलीबॉल खेल लियो, कोई ना कोई, तो उस समय आप अपना प्रेशर झेलना सीखोगे, है ना, प्रेशर सिचुएशन को आप हैंडल करना सीखोगे। मान लो कि भाई आप था 10 थे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलो, 18 समय सिचुएशन है कि 10 गिनम 30 रन बनाना है, तो उस समय प्रेशर रहेगा, आपको सामने वाला व्यक्ति, आपकी टीम, अपोजिशन वाली टीम आपको प्रेशर में डालेगी, है ना, प्रेशर टैक्टिक्स लगाएंगे, उस समय आप उस चीज से बाहर निकलोगे। तो वो प्रेशर जो थे, बात 2 घंटा फिजिकल करे ना, एक तो थारा दिमाग स्वस्थ रहो, शरीर स्वस्थ रहो, और बहुत थारा जो प्रेशर झेलने की क्षमता है वह थारा पेपर में भी काम आओगी। समझ में आ गया? तो जीवन में तैयारियां सिर्फ एक विषय पे नहीं, आपको अपने हर क्षेत्र पे खुद को बेहतर बनाना है। और आप टीचर हो, आपको तो आवश्यक बनाना चाहिए खुद को। जटिल समस्याओं का समाधान, आप अंत्य विषय, जहां पर आपको एक से अधिक विषयों के बारे में ज्ञान है, उसको क्या होता है, जटिल समस्याओं का समाधान करना। कोई मुश्किल से मुश्किल समस्याएं होती हैं, उनका समाधान के लिए आपको कैसे किया जाता है, नवाचार और नए विचारों का उद्भव होना। तो जो नए विचार आते हैं, जो नवाचार देखने को मिलता है, उसका भी आपको क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पता चलता है। भाई कई आदमी है सोचते मैं तो सरकारी नौकरी लागा, दूसरा का नहीं कोई चीज का देखा ही बनी, तो ना तो कदे कदे बस सरकारी नौकरी लाग पाऊं ना और कठिन का बन पाऊं। समझ में आ गया? तो यही है, आप जीवन में अलग अलग चीजों को भी थोड़ा थोड़ा ट्राई जरूर करो जीवन में। शिक्षा को व्यापक और बहुआयामी बनाना, तो एजुकेशन है ना आपकी, उसको सिर्फ रटने पर फोकस मत करो, उसको कौशल भी उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करो। जहाँ थारा में अधिकतर बालक ही, है ना, कंप्यूटर के बारे में थन घणो ही ज्ञान है, कंप्यूटर समझते हो ना, कंप्यूटर विषय आता है आपके एग्जाम में, तो सब बता दो एमएस एक्सेल पर कंट्रोल+C दबाओ जना की हो जाए, कंट्रोल+V दबाओ जना, लेकिन थारा में से 80% आया का टापर ही जनक एमएस एक्सेल खोल ली को नहीं आवे, जिंदगी में कदे एमएस एक्सेल कौन खोल ली भाई?
समझ आ गया। एमएस वर्ड खोला के देखो न देखो के बेरो फटे बोल बेरो कई तो अया का बालक ही आरसीआईटी में जड़का 90% आ रहे हैं और उन्हें एक दिन कंप्यूटर चालू गए हुआ है तो भाई साहब उन्हें बटन कौन बेरो कौन सा बटन कंप्यूटर चालू है और बटन को क्या नाम हुआ है। हमारे भारत की ये हालत है। तो क्या फायदा है उन डिग्रियों का, क्या फायदा है उन सब चीजों का जब आपको क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तो पढ़ लिख के नौकरी लग जाओगा तो सर तो क्या समस्या होगी थारे था। आज के दिन हर चीज ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन काम करना पड़ेगा लेकिन आपको चीजें आती नहीं। अब देखा तो मैं नौकरी लागना बाद में सीख लेना और नौकरी लागना के बाद में आदमी कुछ कुछ सीखे, सिर्फ एक ही चीज सीखा है, डायबिटीज वाली गोली कच्ची लेनी। समझ में आ गया। तो यही है जीवन में, आप इस समय आपके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, उसको सकारात्मक दिशा में प्रयोग करो और अलग अलग विषयों को भी साथ के साथ सीखो। ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना, जो आपके पास ज्ञान है, बाई कंप्यूटर वाली बात आ गई। समझ में आ गई। कंप्यूटर सीखो तो थोड़ा बहुत बहुत है, कोई घना कोई होको न तो कोई भाईला को ले लिया करो और घने और तो घनी चीज ले लो थे अं की भली भी चीज रखा करो थोड़ी बहुत, है ना। तुम थोड़ी आंगली मारनी सीखो, जब आंगली मारनी सीखोगा तब क्या होगा, जीवन में बहुत सी चीज सीख जाओगा। मान लो कि कदे मान लो नहीं भगवान नहीं करे कि नहीं लाग पाया तो कोई और कोई फील्ड तो है था कम कम जिंदा काम करने के लिए। उदाहरण के लिए विज्ञान प्लस समाजशास्त्र सीखते हो तो इससे क्या होता है, आपके सामने पर्यावरण अध्ययन सीखा जाता है, जहां समाज का बारे में सीखो और विज्ञान का बारे में सीखो। विज्ञान में तरीके सीखी कि भाई आपने जो जलवायु है उन परिवर्तन क्या हो रहे हैं, है ना, जेनेटिक्स के चीज जो है, और आपके सामने जो पौधे वगैरह उसके बारे में सीखा और समाज के बारे में सीखा, तो आपको धीरे धीरे पर्यावरण के बारे में भी, पर्यावरण अध्ययन के बारे में भी पता चल गया। राजनीति विज्ञान में क्या सीखते हो, इतिहास प्लस राजनीति। आया कि 1965 में भारत में जो 1951-52 में आपके सामने पंचवर्षीय योजनाएं आई, है ना, उन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या फायदा हुआ। तो इतिहास की बात है 1951 में आई, है ना, 51-52 में, और राजनीति से संबंधित है तो क्या हो गया, राजनीतिक इतिहास का निर्माण हो गया। आज जीव विज्ञान और मनोविज्ञान को सीखकर आप क्या सीख सकते हो, न्यूरो साइंस सीख सकते हो। तो यह आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट थी उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड को। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से अगर मैं बात करूं तो अंतरिक्ष विषय से आपके सामने प्रश्न जरूर से आएगा और अधिकतर बच्चे इसमें से गलत करके आओगे। मेरे विद्यार्थियों तो बिल्कुल गलत मत करके आना कोई भी चीज। अब यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, भाषा का विकास और इतिहास। तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के भाषा के विकास से संबंधित आपके सामने टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। भाषा के विकास की बात करें अपन, हिंदी भारत के सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी होती है ना, वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है। और इसका उद्गम कहां से हुआ है, संस्कृत भाषा से है। अब एक बात बताओ, ते मान लो कि तारो पेपर हो, कोई कंपटीशन को एग्जाम दिल्ली देना जाना था, है ना, और दिल्ली नहीं, मान लो कि थारो गाजियाबाद डाल दी, यूपी में डाल दी, है ना, तो पेपर देने गए थे, अब उठे मारवाड़ी बोलने लगा, समझ में आ जाएगी के उनका कौन समझ में आवे, तो क्या बोलोगा थे, जटते हिंदी निकल जाएगी थारा मुंह। क्यों, क्योंकि थान बेरो अगर मारवाड़ी तो समझ में नहीं, लेकिन हिंदी तो उनका समझ में ही आओगी। समझ में आ गई। पंजाब चला गया, पंजाबी तो कोई लेकिन हिंदी काम काट ली। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां पर क्या उत्तर भारत में, अगर आप उत्तर भारत, दक्षिण पूर्वोत्तर, लगभग लोगों को यह भाषा समझ में आ जाती है। समझ में आ गया। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, सबसे ज्यादा स्वीकृति है इस भाषा की। इसका उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है और इसकी शुरुआत कौन है, एक जननी, कौन सी भाषा बोली जाए, संस्कृत भाषा को इसको जननी बोला जाता है। संस्कृत से फिर प्राकृत भाषा बनी, फिर अपभ्रंश भाषा बनी और फिर अन्य अलग प्रकार की बोलियां जैसे ब्रज हो गई, भोजपुरी हो गई और अवधी भाषा का निर्माण हुआ। समझ में आ गया। तो जो संस्कृत भाषा से प्राकृत भाषा निकली, अपभ्रंश भाषा निकली और अलग अलग प्रकार की जो बोलियां होती हैं, अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषाएं हैं, वो सब भाषाएं इससे फिर निकलती चली गई। बाकी के जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो सब आपके सामने कहां से निकलती हैं, आपके सामने हिंदी से ही निकलती हैं। अब थे मारवाड़ी बोलो हो ना, देख कितना शब्द मारवाड़ी का बोलो हो, समझ में आ गया। सॉरी, हिंदी के शब्द उसमें कितने ज्यादा होते हैं। तो यही है, जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कहां से निकली, बाद में हिंदी से निकली। संस्कृत से प्राकृत निकली, प्राकृत से हिंदी निकली और हिंदी से बाद में क्षेत्रीय भाषाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। समय के साथ खड़ी बोली को मानक हिंदी का रूप दिया। तो आज के समय अपन जिस हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं वो कौन सी भाषा है, उसको खड़ी हिंदी बोली के नाम से जाना जाता है। अब इसके अनेक चरण हैं, उनको समझेंगे। प्रारंभिक चरण की बात करें, प्रारंभिक चरण की बात करें तो 10 से 16वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत से प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। तो कब से कब तक, 6वीं 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक जो संस्कृत है उससे प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ और उससे अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ।
मध्यकालीन चरण का शुरुआत होती है वहां से क्या, अवधी भाषा और ब्रज भाषा में साहित्य लिखना शुरू होता है। फिर क्या है, थोड़ा सा टाइम आगे बढ़े, जना क्या है, क्षेत्रीयवाद की आपका सामने भाषा निकल के आऊं। क्षेत्रीयवाद के, मान लो कि अब मैं मारवाड़ी में बोल के पटा रही होता हूँ, है ना, कुछ शब्द बीच में मारवाड़ी का बोल रही हूँ और बीच में हिंदी भी साथ पटा रही हूँ, ताकि मान लो और कठे काटा देख नहीं तो कोई भी समझे। तो यही है बाद में कि जो क्षेत्रीयवाद था, क्षेत्रीयवाद के जो लोग हैं उसको भी इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाए, इसीलिए तुलसीदास और सूरदास जैसे जो लेखक वो निकल के आए, जिन्होंने अपनी क्षेत्रीयवाद की भाषा का उपयोग करना शुरू किया। फिर और समय आगे बढ़ा और आधुनिक भाषा निकल के आई, आधुनिक चरण आया, वहां पे खड़ी बोली निकल कर आती है, जहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जो आपके सामने बड़े जो लेखक हुए, इन्होंने एक भाषा का उपयोग किया जो सरल थी, सुगम थी, हर भारतीय समझ पा रहा था उसको, चाहे वो क्षेत्रीयवाद की बात हो चाहे पूरे व्यापक रूप की बात हो, वो इतनी सरल व सुगम थी, हर व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाता था। उसी भाषा को क्या कहा जाता है, खड़ी हिंदी बोली के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख नाम उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज की हिंदी साहित्य, वैज्ञानिक और राजभाषा के रूप में स्थापित होती है, और जो आज की हिंदी की बात करें वो क्या है, साहित्यिक रूप से भी वैज्ञानिक और राजभाषा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी के जो फ्लो चार्ट है इसके लिए अलग से क्लास आएगी, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए डाल देता हूं मैं, उस समय पढ़ेंगे अपन फ्लो चार्ट के साथ। संस्कृत भाषा के विकास की बात करें, संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है, देवताओं की वाणी के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जितने वेद हो गए, जितने पुराण हो गए, जितने आपके सामने जो साहित्य है, जो शुरुआती साहित्य है जिसमें ज्यादातर धर्म धार्मिक बातें की गई, वो किस भाषा में लिखा गया है, आपके सामने संस्कृत में लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, देववाणी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। ये कैसी भाषा है, जहां पर आपके सामने सबसे प्राचीन भाषा भी है। क्यों, शुरुआत ही भारतीय साहित्य की कहां से होती है, संस्कृत भाषा से होती है, और साथ के साथ वैज्ञानिक भाषा भी है। वैज्ञानिक भाषा क्यों, क्यों सारी चीजों की जननी यही है। जितनी भाषाएं निकलती हैं आज भारत में, दो देख रहे हो, वो कहां से निकली है, संस्कृत से ही निकली, तो इसीलिए वैज्ञानिक भाषा भी है। वैदिक संस्कृत की बात करें, संस्कृत के भी अलग अलग भाग हैं, उसमें से सबसे पहले वैदिक संस्कृत। इसमें क्या आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद जैसे आपके सामने जितने भी वेद हैं उसको किस भाषा में लिखा गया, आपके सामने जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लौकिक संस्कृत की बात करें, उसमें महाकाव्य, पुराण व उपनिषद जैसे चीजों का निर्माण किया गया है। फिर क्या है, पहले तो आपके सामने जो सबसे शुरुआती भाषा जो संस्कृत भाषा थी वो वैदिक भाषा थी। फिर कौन सी संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत, थोड़ा सा और सरलीकरण किया गया ताकि हर व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाए, उसको लौकिक संस्कृत बोला गया, जहां पर महाकाव्यों का रचना की गई, पुराण व उपनिषदों की रचना की गई। फिर पाणिनि की जो अष्टाध्याय है, उन्होंने इसकी रचना की, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय की रचना की गई, उसमें जो पूरा एक वैज्ञानिक ढंग से किसी भी भाषा को रचना का उपयोग किया गया संस्कृत का, जिसमें उसमें व्याकरण का अद्वितीय को लिखा गया। तो पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, उसमें संस्कृत को क्या, एक संस्कृत को समझने के लिए उसको वैज्ञानिक ढंग दिया गया। और कोई भी भाषा का वैज्ञानिक ढंग क्या होता है, उसमें जो व्याकरण आप देखते हो ना, वो उसका क्या होता है, वैज्ञानिक ढंग होता है। जहाँ थे व्याकरण में सीखो, पहले आप क ख ग सीखा, फिर जो स्वर व्यंजन सीखा, फिर आप जो आपके सामने 12 खड़ी सीखा, उसके बाद में जो फिर आती है आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, जितनी भी चीजें वो आप वैज्ञानिक ढंग से किसी भाषा को समझ पाते हो, वो उसकी लिपि हुआ है, समझ में आ गई बात, लिपि के वैज्ञानिक ढंग से, ताकि और कोई आदमी दूसरा आदमी बातचीत सीखना चाहो ना तो वो लिपि को उपयोग करके सीख सके। ऐ संस्कृत के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पाणिनि के द्वारा जो क्या था, उसके वैज्ञानिक ढंग से व्याकरण का रूप की रचना की संस्कृत को, ताकि हर व्यक्ति समझ सके। संस्कृत ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की मूलभूत भूमिका निभाई, और संस्कृत ने क्या किया, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी जो विकास है उसके लिए मूलभूत जो भूमिका निभाने का कार्य किया, निर्माण करने का। अगला है अंग्रेजी भाषा का विकास। तो अंग्रेजी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ, हमने हिंदी का विकास देख लिया, हमने देखा संस्कृत का विकास, अच्छे से पढ़ लेना, प्रश्न आएगा। अब देखेंगे अपन अंग्रेजी भाषा का विकास। अंग्रेजी भाषा का विकास है वो जर्मनिक भाषाओं से हुआ। तो अंग्रेजी भाषा है वह कोई जहाँ अपने संस्कृत भाषा से हिंदी को है ना, यहाँ जर्मनी की भाषा से की को विकास है, अंग्रेजी भाषा को उपयोग हुआ है। सबसे पहले आती है प्राचीन अंग्रेजी। प्राचीन अंग्रेजी कहां से आती है, आपके सामने 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में आपके सामने जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है, अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया।
जिसे प्राचीन अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बोल्फ नामक जैसी कृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर जो अंग्रेजी है वो मध्यकालीन अंग्रेजी निकल के आती है, मिडल इंग्लिश जिसको बोला जाता है, वो 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में चौफर नामक जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो यहाँ से निकल कर आती हैं। पारंपरिक हिंदी आधुनिक अंग्रेजी, तो जो इनिशियल आपके सामने अर्ली जो अंग्रेजी है जो आपके सामने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें क्या था, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, वो कौन कब से कब तक है, 16 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में लिखी गई है। तो कब लिखी गई है, 16 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में आप मॉडर्न अर्ली इंग्लिश को देखते हो, जो किसके द्वारा लिखी गई, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। फिर और समय आगे बढ़ता है, मतलब शेक्सपियर जैसे महान कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। फिर आधुनिक अंग्रेजी की बात करें, मॉडर्न इंग्लिश की, जो आज के समय पूरी दुनिया में अपन जो भाषा देखते हो, जो तकनीक के अंदर अंदर आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज, गूगल पे कोई भी चीज सर्च करोगे तो इंग्लिश में करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है वो इंग्लिश में आता है। तो आज के समय की जो भाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है अंग्रेजी, उसको वैश्विक भाषा के रूप में पहचान मिली। फिर विज्ञान में भी उसी का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी तकनीक में उसका प्रयोग होता है, और साहित्य में भी किसका प्रयोग देखने को मिलता है आपके सामने, अंग्रेजी भाषा का उपयोग में लिया जाता है। और जो ये भाषा उपयोग में ली जाती है इसी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। अगला है लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी क्या होता है, भाषा प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर और डिजिटल साधनों का प्रयोग भाषा सीखने के लिए किया जाता है। जैसे आपने काफी बार सुना होगा ना, ग्रामरली हो गया, ग्रामरली ऐप का नाम सुना ना, उसमें ग्रामर से संबंधित चीजें सिखाई जाती हैं। और भी कई आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, अलग अलग जो ऐप होते हैं जो आपको इंग्लिश या कोई भाषा सिखाने का उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इसमें आप कोई भी भाषा को सीखोगे, उसमें अनुवाद करना सीखते हो, उसकी ध्वनि पहचानने के लिए किया जाता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का अगर आप उपयोग करके, कोई भी तकनीक का उपयोग करके आप क्या करते हो, आप कोई भी भाषा को सीखते हो, उसका अनुवाद करना सीखते हो, उसकी ध्वनि को पहचान करना सीखते हो, उसी को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आज की सूचना क्रांति में भाषा प्रौद्योगिकी का विशेष योगदान है। और आज के समय जो टेक्नोलॉजी है, जो सूचना क्रांति है जो आपके सामने, जो उसमें जो भाषा है उसका क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। प्रमुख उपयोगियों की बात करें तो सबसे पहले है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग, मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, मशीनों के द्वारा जो अनुवाद किया जाता है। जैसे अब था कोई भी मैसेज टाइप करना हो, इंग्लिश को नहीं आता ना, जब दे गया हिंदी में टाइप करो और कॉपी करके गूगल पर डाल दो, गूगल ट्रांसलेट पे तुरंत इंग्लिश में हो, चाहे फारसी में लिखो चाहे फ्रेंच में लिखो, कोई भी भाषा में लिखो, बोन कन्वर्ट करके देते हो। अगला क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, थे केकरो थान यूट्यूब पर कोई चीज बोलनी थी और थान को समझ में आयो कि यूनिवर्सिटी चैंपियन की मोहित सर की अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन की क्लास चलाओ, समझ में आ गई, तो तुरंत वो समझ और वह क्लास चला के देते को था, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, वाक पहचान के नाम से जाना जाता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें एलेक्सा, सीरी व गूगल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। भाषा शिक्षण उपकरण, ऑनलाइन भाषा ऐप होते हैं, जैसे डुओलिंगो हो गया, मैंने आपको बताया था ना, डुओलिंगो हो गया, बायजूस हो गया, अब समय ग्रामरली हो गया, ये सब क्या भाषा सिखाने के उपकरण होते हैं। जिसमें डुओलिंगो क्या होता है, आपको यहाँ पे इंग्लिश के टीचर वगैरह मिल जाते हैं जो आपको क्या सिखा देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बोलना, स्पोकन हो गई, उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग सिखा सकते हैं। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी भाषा सीख लो, चाहे डुओलिंगो पर आप फ्रेंच सीख लो, आपके सामने इटालियन, जापानीज, रशियन, आपके सामने इटालियन, कोई भी भाषा जो आप सीखना चाहते हो सारी भाषा आपको सिखाई जाती है डुओलिंगो पर। ई लाइब्रेरी और शब्दकोश, तो डिजिटल संस्थानों का विकास करना, तो आप क्या करते हो, अपने जो डिजिटल संस्थान होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, उनका विकास करने के लिए भी उनका उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब। भाषा प्रयोगशाला की बात करें, भाषा प्रयोगशाला एक विशेष शिक्षण केंद्र है जहां पर तकनीक उपकरणों के माध्यम से भाषा को सुनने, बोलने व लिखने की दक्षता की जाती है। मतलब जहाँ था स्कूल मान लो थे, स्कूल के एक भाषा लैब है, लैंग्वेज लैब है, जठे थे के करोगा था हिंदी तो आया करती, हिंदी भी कोई आती, मारवाड़ी आती स्टार्टिंग में, है ना। फिर तन के हिंदी और अंग्रेजी सिखाई जाए, तो कहीं सिखाई जाए जिम अलग अलग तकनीक अपनाई जाए, जब टीचर के एक तन पहले कोई स्टार्टिंग अंदर खुद पहले पढ़ेगा फिर सुनेगा, फिर धीरे धीरे थान पढ़ना सिखाएगा कि ए फॉर एप्पल ऐ लिखो जाए,
है ना। इन एप्पल बोलना है, एक और सेव है, पढ़ना सीखो। फिर एप्पल इज स्वीट लिखना सिखाएगा कि जो सेव है वो मीठा है ना, ऐसे सीखा पढ़ता नहीं पूरा सेव के बारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ाएगा। तो ये क्या पूरी तकनीक है, पूरी प्रोसेस है जिसके द्वारा आप हर चीज को सीखते हो। और जैसे तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके आप भाषा को सुनना समझ रहे हो, बोलना और लिखना समझ रहे हो, इसी को क्या कहा जाता है, भाषा प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। पहली टेक्निक है श्रवण अभ्यास। ध्वनियों को अभ्यास से सुना। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लिसनिंग जो प्रैक्टिस होती है उनका उपयोग करके क्या सीख सकते हो, ध्वनियां होती हैं उनको ध्यान से समझ सकते हो। जैसे जो टीचर बोल रहा है, जैसा हमेशा टीचर क्या कया करतो कि बेटा मैं जो बोल रहा हूँ उन डंगू सुनिया करो, ध्यान डंगू सुनोगा जदि डंगू बोलना सीखोगा, और डंगू जब सुनोगा डंगू बोलोगा जने डंगू लिखना सीखोगा। यह एक प्रक्रिया है, इन्हें याद कर लो, थारा कंपटीशन में भी आओगे रीट में बात हरा नंबर को नहीं है खती मत तो रखो भाई जी, दो एक नंबरों तो घर का नहीं बताया रही हो तो 15-20 नंबरों में है ना। तो यही है, इन सब चीजों को सीखो। सबसे पहली कौन सी टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को, लिसनिंग टेक्निक। ये कंपटीशन में आएगा, रीट और सी टेट में प्रश्न देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, अच्छे से समझो इस चीज को। श्रवण कौशल की बात करें, ध्वनियों को ध्यान से सुनना, जो टीचर बोल रहा है उसको अच्छे से समझ सुनना है। अच्छा, इसके लिए बच्चे को आपको तैयार भी करना है कि भाई वो थारी बात कम कम सुने। तो यही है कि ध्वनियों को शुरुआत में आपको बच्चे को अच्छे से सुनाना है, पहले लिसनिंग प्रैक्टिस करानी है। फिर प्रोनाउंस करेक्शन, सही ध्वनि और सबलता का अभ्यास कराना है। तो फिर क्या करना है, फिर बच्चा के सामने बच्चा ने खड़े करो, किताब हाथ में दो, चैप्टर पढ़वाना शुरू करो। फिर क्या वो बोल बोल के सुनाओगे था। फिर वो जठे गलती करे उन टोको, रामलाल बेटा इन श्याम बोलिया करी, श्यामू कौन बोलिया करी, समझ में आ गई। तो यही है, फिर बच्चा जहां पर गलती करे, जहां मैं कंप्यूटर बोलूं वो कंप्यूटर है ना। तो ऐसी जो बच्चा गलतियां करता है उसको क्या, उसको प्रोनाउंस में सही करवाना है आपको। और उसको सवर ताल का भी अभ्यास करना है कि कट्ठे भाई अब तन की चीज पर ज्यादा जोर देना है। कई बच्चा का सह में, रे में, टे में, है ना, इन शब्दों में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन है, बोलता बोलता बिना कुछ बोल जाएगा कम्युनिकेट बोल जाएगा। तो उन सब चीजों को बच्चे को अच्छे से समझाना ताकि उसकी भाषा है, सवर लय ताल वो भी अच्छी हो सके। अगला क्या है, संवाद कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, बोलने और समझने की जो क्षमता होती है, आप जो बोलते हो और समझने की क्षमता उत्पादित करनी है। फिर बच्चे को आपको क्या सिखाना है कि बच्चा वो आपकी क्लास में हर कुछ बोल रहा है ना। स्टार्टिंग में बच्चे नए नए आते हैं ना, तब उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या बोलना है। तो फिर उनको समझाना है कि क्या बोलना चाहिए और आपको कैसा समझना चाहिए चीजों को। समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी समझ लो कि जब आप बच्चे को वो 6th और 7th क्लास में आ गया, तब उसको ये समझो कि कोई भी शब्द का अपने भाषाओं को कैसे उपयोग करना है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को समझाने के लिए, और सही शब्दों का चयन कैसे करना है। समझ में आ गई। समझ में को नहीं मन भी रही बात में फिर से समझा दूं, जय मैं थान पढ़ाऊं लाग रही हूँ, है ना। अब मैं कोई भी चीज है, जैसे बोलने और समझने की क्षमता है, इनमें जो था डिटेल में जो जो चीजें बता रहे हो ना कि भाई बालक ने खड़े करना चाहिए, फिर उन्हें समझाना चाहिए, तो यह शब्दा को चयन है कोई भी चीज में। तो बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ी पहली क्लास का बालक ने थोड़ी भी रही चीज को, तो वो जो 6ठी-7ठी क्लास में जा तब उन समझाओ कि जय थे पेपर में आंसर लिखो हो तो रटना की जरूरत को नहीं, उन पढ़ लो समझ लो और बाद में थारी भाषा में भी लिख सको। तो उन समझाओ कि शब्दा को कहीं चयन करना है, कहीं उन उपयोग में लाना है, और कौन सा शब्द को कठे उपयोग करना है। इसको क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जाना जाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, सार्वजनिक बोलचाल में सहायक। फिर बच्चा आपका जब बोलने में अभ्यास प्रत हो जाए तो उसको कहां पर लेके जाना, आपको वो सार्वजनिक बोलने का अभ्यास कराना है। जया थाने थोड़ी सी देर के लिए खड़े होकर दे स्टेज पे, पिंडी का पन लाग जाए थरी, है ना। माइक्रो टीचिंग में थे, माइक्रो माइक्रो बोली टीचिंग तो थरी गायब हो जाए। याद करके हो सारा का सारा पर्सन, पहला पर्सन में या तो माइक्रो अलग टीचिंग अलग, टीचर बैठे बैठे यहाँ खड़े सुनो तो ओया होना थे, है ना। हाँ यही करें, पढ़ा तो कदे जिंदगी मात को नहीं, और पढ़ा तो बाद में कदे बाहर न गया को नहीं। जब तो मैडम है कहती प्रेयर करा दे बेटा, बेटो को तो ना मेरे अगला शामू न कराओ, शामू डेली करावा है, आज कर ले तो दिन को देखना पड़ता ना। तो यही है, आत्मविश्वास में वृद्धि करनी। लेकिन अब थारकन जो बच्चा पढ़ेगा हुण का समय या समस्या नहीं आनी चाहिए जो थे गलती करेंगे। क्यों, जदि तो कोई समाज को भलो होगो, थे भी भाई गलती करे हो, थार बेटो भी भाई गलती करे हो, थे पढ़ाओ वो भी वही गलती करे हो, पाके खपके फायदे हो थारो टीचर बनने को। तो आपको क्या करना है, आपके जो बच्चा है उसको प्रोत्साहित करना है, उसको जिस भी विषय पर ज्ञान है, अया कौन खड़ो की जा अपना कल भारत और चाइना का जो
अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन पर बोलना है, उसको इतना प्रोत्साहित करो कि आपको जिस भी विषय पर आता है उस पे उसको तैयार करो। चाहे तू क्रिकेट को मैच देखना बढ़िया लगा है तो कल जो क्रिकेट का मैच होता है उस पर तुम बोल के सुनाओ। समझ में आ गया? पहले बच्चे को कक्षा में लाओ, फिर उसको कक्षा से स्टेज में प्रेयर पर लेकर जाओ, ताकि उसको क्या आत्मविश्वास हो। या थारी पिंडी का पे ना या उनकी नहीं कापनी चाहिए बात में। अगला क्या है? फोनेटिक साइंस। फोनेटिक साइंस क्या होता है? द्विवीय विज्ञान। फोनेटिक साउंड है मतलब जो साउंड साइंस, सुनने की कला को कहा जाता है, जो मानव भाषण ध्वनियों और वैज्ञानिक अध्ययन करता है कि भाई जय मान लो मैं थान बोल के पढ़ा रही हूँ, मेरे शक्ल तो देखी को नहीं थे, है ना, तो मैं जो तकनीक को उपयोग कर रहा हूँ, जो साउंड का, जिन शब्दों का चयन करता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे मेरी समझाने की तकनीक है, इसका वैज्ञानिक ढंग से अगर अध्ययन किया जाए मेरी ध्वनि का, उसी को क्या कहा जाता है? फोनेटिक साउंड साइंस के नाम से जाना जाता है, द्विविज्ञान के नाम से, ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। द्वि बोल रहा हूँ। उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान। तो उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान क्या क्या होती है? आर्टिकुलेटरी फिनोटिक्स क्या होती है? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जया मान लो कि तेको डफ बजायो तो डफ में अलग आवाज आओगी, है ना। फिर क्या होगी? पिप्पो बजाए वो अलग आवाज आओगी, फिर सहनाई बजाई अलग आवाज आओगी, बांसुरी बजाई अलग आवाज आओगी, है ना। आपको अगर थप्पड़ मार दो वो अलग आवाज आओगी। सारी चीजों में अलग अलग प्रकार की आवाज आई है ना, तो वो क्यों आई है? इस चीज का अगर आप अध्ययन करते हो तो इसी को क्या कहा जाता है? उच्चारणात्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। या तो कोई चीज ना बाजार में है। दूसरी बात, सौरन कै बोले जना अलग तरीका से थान ध्वनि बाहर निकलेगी, टै बोलो जो अलग प्रकार की निकलेगी, च बोलो जो अलग प्रकार की निकलेगी। तो ये जो इस प्रकार की जो ध्वनि होती है, इनके अध्ययन को भी क्या कहा जाता है? उच्चारणात्मक ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ध्वनिक ध्वनि विज्ञान क्या होता है? अकोस्टिक फोनेटिक्स क्या होता है? ध्वनि के तरंगों और गुण। क्यों? कोई भी ध्वनि निकला बा तरंगाओं निकला है, समझ में आ गई? अब थे को मान मैं तो कदे देखी ना वो तरंग, तो थान दिखे को नहीं वो तरंग कैसे निकलती है। आप कभी भी क्या करना, कोई भी जो तबलो गो, डफ गो, कोई भी चीज होगी, उसको एक बार आप पीटना, मतलब उस पर मारोगे तभी तो आवाज निकले, तब उसमें वाइब्रेशन दिखाई देगा आपको, है ना। कोई भी चीज सेंसिबल है तो उस पर मार के देखना आपके, तो उसमें क्या आपको वाइब्रेशन दिखाई देता है, और उसी वाइब्रेशन से निकलती है ध्वनि। समझ में आ गई? तो वो तवरों है, कैसी तरंगे निकल रही हैं और उनका कैसा गुण है। अलग अलग प्रकार की तरंग निकलती है, उसी का अलग अलग गुण होता है, इसी वजह से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहा जाता है? ध्वनिक ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। श्रवण ध्वनि विज्ञान, ध्वनि को सुनने और समझने की प्रक्रिया। अच्छा, फिर कई थे जो संगीतकार हो ना, जो उनकी संगीत बढ़िया हुआ है, वह क्या खिंगा बट डप ने मतलब मान लो डप को एग्जांपल लो कि अपनी साइड में बहुत ज्यादा चल है, तो वो बजाता ही आदमी ने कहते यार मजो को नहीं आ रही, इको तो डप लिया बट वो बंदेड़ी को नहीं, उनके कहीं मेरा पट्टे यार, है ना। क्यों बेरो पाटियो? क्योंकि उसको ध्वनि के सुनने की समझ है उसके अंदर, जना बेरो पाटियो अपना है को नहीं जा अपना तो चाहे चाहे बढ़िया बाजो चाहे घटिया बाजो, बात तो रही है ना। समझ में आ गया ना? अब कोई कलाकार है, वो मान लो कि सितार बजावा है, तो सितार का जय हाथ लगा के दो एक बार तार का हाथ मारियो, हाथ मारता है बता दो कि तार ढंगो कभी को छेड़ा कट्ठे कमी रह रही है, जब दे लिया के स्क्रून कस दे वो। क्यों? क्योंकि उन बेरो है, उन ध्वनि की समझ है, सितार में कहीं की आवाज निकले अड़क तार रह जा, अया की आवाज निकले भारी हो जाता है कि निकले। समझ में आ गया ना? तो यही है, इसी को क्या कहा जाता है? जब इस प्रकार की ध्वनि को समझने के आपकी क्षमता आ जाए और आपको वैज्ञानिक ढंग से समझते, उसी को क्या कहा जाता है? श्रवण ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है साहित्यकार परिचय। तो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने साहित्यकार हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीन चार साहित्यकारों का नाम दे रखा है, उनका बारे में पढ़ना अपना। सबसे पहले कौन है? कालिदास। तो संस्कृत के सबसे महान कवि और नाट्यकार हुए कौन थे? कालिदास। संस्कृत के सबसे महान कवि और नाटककार के रूप में किसको जाना जाता है? कालिदास को जाना जाता है। भाई थे भी कदे तो नाम सुने होगो कालिदास को, पढ़ा हो तो जरूर सुने होगो। अगला क्या है? प्रकृति वर्णन और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि। तो इन्होंने दो चीजों का रचनाएं पे प्रमुख ध्यान दिया। पहला क्या था? प्रकृति पर, प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आपके सामने अभी इन्होंने जो अलग अलग प्रकार के मेघदूत में, जिसमें जो बादलों को इन्होंने जो विरह के रूप में दिखाकर कितना सुंदर रचनाओं का रचना की है। समझ आ गया? तो प्रकृति को और श्रृंगार रस को, श्रृंगार मतलब प्रेम से संबंधित जो रचनाएं रखी, उसके अद्वितीय कवि थे। इनके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य की रचना की और दोनों का अच्छा सामंजस्य भी देखने को मिलता है।
प्राकृतिक चीजों को इन्होंने अपने मानवीकरण करके बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, कुमार संगम संभव और मेघदूत इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से हैं। इन्हें भारतीय संस्कृत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आ गई? इतनी चीजें याद कर लियो, बाकी पर मैं अलग से जो क्लास लूंगा और भी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। अगला कौन है? तुलसीदास। अवधी भाषा के भक्तिकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास को जाना जाता है। तो अवधी भाषा है, उसके जो भक्तिकालीन कवि के रूप में अपन किसको जानते हैं? तुलसीदास को जानते हैं। और पहली बात है, तुलसीदास है वो किसके भक्त कवि हुए थे? ये आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। इनकी प्रमुख कृति का क्या नाम है? रामचरितमानस इनकी प्रमुख कृति का नाम है। अन्य रचनाएं विनय पत्रिका व कवितावली है वो इनके द्वारा लिखी गई है। समाज में भक्ति और नैतिक मूल्यों का इन्होंने सदृढ़ किया है। साथ के साथ इन्होंने क्या किया है? समाज में जितनी भी भक्ति और जो नैतिक मूल्य है इनको इन्होंने देने का कार्य किया है। भगवान श्री राम को इन्होंने सिर्फ देवताओं से ज्यादा एक चरित्र पुरुष के रूप में, मर्यादित पुरुष के रूप में एक रचना करने का किसका काम है? तुलसीदास को ही योगदान जाता है। अगले वाला है विलियम शेक्सपियर। तो अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार और कवि जैसे तुलसीदास और अपने कालिदास है ना, यहाँ अंग्रेजी भाषा में कौन है? विलियम शेक्सपियर। द सेवन स्टेजेस ऑफ लाइफ नाम की जो कविता चले करती पढ़ी होगी थे भी कदे न कदे, वो किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। बहुत काफी अच्छी रचनाएं विलियम शेक्सपियर की, जैसे हेमलेट हो गया, ओटेलो हो गया, मैकबेथ हो गया, रोमियो हो गया और रोमियो एंड जूलियट हो गया। तो इनको पढ़ोगे, ये काफी फेमस रचनाएं हैं, इनको याद कर लेना, ये पेपर में प्रश्न भी आएगा और इनको करके आना आपको। उनकी भाषा और पात्र आज भी प्रासंगिक है। अगर आज भी विलियम शेक्सपियर की कहानियों को, उनकी रचनाओं को पढ़ते हो तो आपको वास्तविकता का दर्शन कहीं ना कहीं जरूर होता है। इन्होंने बर्ड ऑफ एवोन और विश्व साहित्य के नायक के रूप में भी जाना जाता है। तो इन्हें बर्ड ऑफ एवोन के नाम से और विश्व साहित्य के नायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 2। काफी बड़ी है ये यूनिट, लेकिन इसको अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सोशल साइंस एंड डिसिप्लिन की बात करें, क्रिकेट और खेल इतिहास, खेल क्रिकेट से आपका टॉपिक आएगा, उससे अपन पढ़ेंगे। क्रिकेट का आरंभ आपके 16वीं शताब्दी इंग्लैंड में है। अब यो टॉपिक देखते हैं कई टावर वीडियो स्किप क्यों? क्योंकि बोले क्रिकेट के बारे में तो मारा ज्यादा तो कोई ने बेरो को नहीं, सचिन तेंदुलकर ने कौन बेरो, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, कौन बेरो थन जाता, इतना भी इंटेलिजेंट कौन थे। क्रिकेट का जो आरंभ है वो 16वीं शताब्दी में कहां से हुआ? इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। उपनिवेश काल में यह खेल एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तक पहुंचता है। तो होता क्या है, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड में अंग्रेज खेला करता, डंडियों ले लेता, एक कोई आपके सामने गेंद से खेला करता। लेकिन क्यों अब अंग्रेज के अकेला आए तो खुद इंग्लैंड तक तो टिकिया को नहीं, बाकी एशिया भी आ गया, अफ्रीका भी गया। तो क्या हो, भारत, श्रीलंका और जो पाकिस्तान जैसे देश है जहां पर इन्होंने राज किया, तो वहां का जो खेलते थे वो यहाँ पर भी खेलने लग गए। तो यहाँ पर क्या धीरे धीरे जब भारतीय लोगों तक भी पहुंचो कि भाई बड़ा ये खेलना तो तगड़ो खेला, हम भी खेल के देख लिया, है ना। तो क्या होगा, धीरे धीरे भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों में भी ये पॉपुलर होना शुरू हुआ। भारत में इसके आगमन कब से हुआ? 18वीं शताब्दी से ब्रिटिशों द्वारा यहाँ पर कहां पर आया? भारत पे, इंग्लैंड से लेकर इंग्लैंड से भारत पर प्रस्थान होता है किसका? क्रिकेट का। 1850 के बाद में पारसी समुदाय ने सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की। ए चीजा कौन बेर होता? हाँ, तो चुपचाप देखो सारा वीडियो अलग से। 1850 के बाद में क्या, सबसे पहले पारसी समुदाय है उसके द्वारा क्या किया गया था? क्रिकेट क्लब को शुरुआत की गई थी। फिर 1932 में पारसी जो लोग ही वह शुरुआत किया, क्योंकि इलीट लोग हुए पारसी लोग भी, था ना, इलीट समझते ना, कुलीन वर्ग वो है। 1932 में भारत ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट मैच खेला, और सबसे पहले भारत की शुरुआत कब होती है? 1932 में भारत सबसे पहले इंग्लैंड के विरुद्ध अपना पहला टेस्ट खेलता है, टेस्ट मैच एक आधिकारिक रूप से। और आज की बात करें तो आज भारत के समय भारत एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है क्रिकेट के अंदर, उसमें वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, क्रिकेट जो महिला क्रिकेट है वो इसका प्रमुख उदाहरण है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण का इतिहास। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से प्रश्न आएगा इस पर। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना, समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करना, क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन भारत की बात करें, जहाँ आज के समय पहले के समय भाई थारी जो मदर ही है ना, थार दादी है, मदर तो फिर भी पढ़ी होगी, दादी ने पूछो जहाँ पढ़ने गई होगी तो, है ना, तो कौन गई ना, क्योंकि उसमें पढ़ाई को इतना चलन भी कौन था और महिला ने बिल्कुल पढ़न भी कौन दिया करता। बात था दादी ने पूछे पाए खगी कि कट्ठे जा हिम्मत तो बकरी चराया करती बढ़िया पापिया करती मैं, है ना। तो उसके बाद में अब क्या महिलाओं को पढ़ाई करने भी जाते हैं और उनको आगे नौकरी करने के लिए भी मौका दिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाओं को अधिकार पुरुषों के बराबर मिले। प्राचीन भारत की बात करें, स्त्रियों को शिक्षा व धार्मिक कार्यों में भागीदारी थी। तो जो वैदिक काल था, ऋग्वेद यजुर्वेद, तो जो वैदिक काल था खास करके ऋग्वेद में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें देखने को मिलता है महिलाओं को पुरुषों के बराबर बराबरी के अधिकार थे। वो जो सभा हुआ करती थी उनमें भी बैठती थी, उन्हें विवाह के अंदर पुरुषों को चयन करने का अधिकार भी हुआ करता था। साथ के साथ वो घर से के साथ साथ बाहर के काम करने में भी काम करती थी। प्रारंभ के प्राचीन भारत में ये व्यवस्था देखने को मिलती थी, लेकिन जैसे ही मध्यकाल आता है, जैसे ऋग्वेद के बाद का जो काल आता है, वैदिक काल के बाद में का पीरियड, उसमें जो महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई, खराब होती चली गई, जिसमें मध्यकाल में पर्दा प्रथा हो गई, बाल विवाह और असमानताएं बढ़ने लगी। क्यों? मुस्लिम आक्रांताएं भारत पे आक्रमण किया और इन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं की जो असुरक्षा को देखते हुए लोगों ने पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी जो जो प्रथाएं है वो पहले मजबूरी में शुरुआत हुई, लेकिन बाद में जाकर वही है, शुरुआत चाहे मजबूरी में हो लेकिन पापा शुरुआत पड़ जाए जना आगे बढ़ने लग जाए। तो ये जो कुप्रथाएं वो पूरे भारत में फैलनी शुरू हो गई। फिर आधुनिक भारत की बात करें, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री के अधिकारों के लिए कार्य किया। फिर भाई कोई गलत चीज है तो कोई ना कोई तो आदमी आवेगो जो उनके करो सही करने के लिए प्रयास करो। फिर क्या था, जब आधुनिक भारत आता है तो उसमें जो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्तित्व निकल कर आते हैं, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अपने विधवा विवाह जैसे जो प्रयासों पर खुल के काम किए और समाज में जो महिलाओं के अधिकार है उनके लिए खुलकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो संविधान में, जो भारत का संविधान की रचना की गई, उसमें महिलाओं को क्या मिलता है, समान रूप से अधिकार दिए गए। तो इसमें क्या दिए गए, जो महिलाएं हैं उनके लिए समान रूप से उनको अधिकारों का रचना की गई है। आज की बात करें, शिक्षा, राजनीति, खेल और विज्ञान में महिलाएं अग्रणी है, और जैसे महिलाओं को बराबरी के मौका मिला है, आज के समय में पुरुषों से ज्यादा क्या तो बराबरी पे खड़ी है या उनसे कुछ क्षेत्रों में काफी बेहतर भी कर रही है। तो यही है, आज के समय महिलाएं आपको शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में दिख जाएंगी, खेल के और विज्ञान के क्षेत्रों में भी दिख जाएंगे। समाज के नए सांस्कृतिक रुझान, तो अब जो समाज में किस प्रकार के आपको सांस्कृतिक रुझान देख रहे हैं, जो न्यू ट्रेंड इन सोसाइटी, कौन से प्रकार के जो नए ट्रेंड हैं, नए प्रकार के समाज में जो रुझान देखने को मिल रहे हैं वो समझेंगे। पहला पहला है, समाज निरंतर बदलता रहता है। तो आज के समय जो ट्रेंड की बात करें तो आपको पता है, चाहे समाज हो चाहे जीवन हो, इंसान का हमेशा वक्त के साथ बदलता रहता है और बदलाव ही जीवन का नियम है। समझ में आ गया। आज के समय वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण नए सांस्कृतिक रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे तकनीक को देख रहे हो उसी हिसाब से बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले आपके माता पिता जो कपड़े पहनते थे, आज अपने उसमें ट्रेंड में फर्क है, अपन अलग प्रकार के पहनते हैं। तालो दादो धोती बांध दिया कर, तो पूछो त्या कदे थे तार जीवन में धोती बांधी की, तारा घरा भी है कि कोई सा है, तारा अगर कोई को दादो अगर जीवन तो नहीं है तो कोई सा धोती घरा मिल जाए तो बता दी मन तो कौन मिलेगी। समझ में। तो अपने खाने पीने में देख लो, पहले कदे पूछो ना, थार पिताजी और भी पूछो कि भाई पे कदे मोमोज बर्गर खाया आके थे तो जब भी खा ले हो, है ना। तो यही है, जो वक्त बदल रहा है, वैश्वीकरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे क्या है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो समाज में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसी को इसी वीडियो में अपन समझेंगे इस टॉपिक में। पहला क्या है, वैश्वीकरण। यहाँ विदेशी भोजन, फैशन व संगीत का प्रभाव। तो आज के टाइम में थेतान भी रहा है वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, हिप हॉप सुनो। तो जो आज के समय जो रैप म्यूजिक सुनो ना, हिप हॉप सुनो, यो क्या है, यो वेस्टर्न म्यूजिक ही है। समझ आपनो क्यों, आपनो तो जो आपलो तो भूलेगा, हाँ आपलो तो याद ही कठे है। आपलो तो जो लोक संगीत होया करता, लोक कलाकार होया करता, अपना जो घरा कदे कोई मान लो कोई राती जुगो करे हो, या फिर और कोई मान लो को ब्याह शादी हो जाए तो गीत गाया जाए महिला के द्वारा, वह ही अपना तो गीत बता आपा सुना ही को नहीं। उसका अलावा भी जो लोक गीत होगा, ये सब चीजें अपनी संगीत में थे। लेकिन अब क्या है, अब अपन अपने भी गाते हैं, साथ के साथ जो विदेशी संगीत है उसको भी पहचान मिली है। साथ के साथ विदेशी भोजन भी खाते हैं और विदेशी भोजन जो फैशन है उसको भी स्वीकारते हैं।
डिजिटल संस्कृति की बात करें, सोशल मीडिया, आज के समय जो सोशल मीडिया हो गई, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए और ऑनलाइन शिक्षा के भी माध्यम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया है आपके सामने, है ना, ओटीटी प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन जो शिक्षा के जितने भी माध्यम है वो आपके सामने डिजिटल संस्कृति के रूप में आए हैं और इनको अपने स्वीकार भी किया है और स्वीकार करना जरूरी भी है, क्योंकि जिस समाज ने परिवर्तन नहीं किया वो समाज हमेशा पिछड़ गया है। तो इसीलिए जो आपके सामने जो डिजिटली संस्कृति है इसको भी अपने स्वीकार किया, जिसमें सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है। युवाओं का जो झुकाव की बात करें, पॉप कल्चर, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स, तो आज के समय नएडा बालक देखो, चलो आप तो पाछे भी इतना ज्यादा कौन देखा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके संगीत देखना, उसमें आपके सामने उनको हिप हॉप देखना उनको अच्छा ज्यादा लगेगा। हिप हॉप जो है रैप म्यूजिक गाँव है ना, जो मतलब एक संगीत है जहाँ मुयाम चले और एक जो एक साथ म्यूजिक गा दियो जहाँ ना जल्दी जल्दी बोल के शब्दा ने खेद देनो, वो हिप हॉप हुआ है। साथ के साथ रियलिटी शो हो गया, जहाँ बिग बॉस देखना पसंद है ना भाई, थाने भी थे भी तो देखो, जितना भी आज का समय कितना रियलिटी शो निकल के आ रहे हैं, है ना। और चलो बिग बॉस तो नहीं देखे लोगो, लेकिन थाने कम से कम तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखे हो ना। तो इस प्रकार के जो रियलिटी शो हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गया, पबजी खेलना होगो, फ्री फायर खेलना होगो और कोई गेम होगा, है ना, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। तो युवाओं का झुकाव इनकी तरफ है, क्यों? तकनीक से जुड़ी हुई चीजें हैं और कोई भी जो नई पीढ़ी आती है वो तकनीक के साथ ज्यादा सहज और सजग रहती है। सकारात्मक प्रभाव की बात करें, इससे बहुसंस्कृतता का ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। तो અહીંયા की बात कोनी कि आप उनकी संस्कृति अपना रहे, अपनी संस्कृति भी विदेश में जारी है, समझ, वह भी थोड़ी थोड़ी अपनी संस्कृति ने अपना हुआ है। तो इससे क्या अलग अलग प्रकार की संस्कृति आती है, अलग अलग प्रकार के रोजगार के माध्यम खुलते हैं, लोग उन लोगों की विचारधारा में भी बदलाव देखने को मिलता है। सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव को नहीं, उनका सकारात्मक प्रभाव भी है ना। उसका कि मोमोज खाना से अपने की सेहत में बेकार हो, अपनों के उसका सेहत खराब हो उसका, लेकिन अपना जीवन में भी तो बेरो पाटे कि ग्रीन टी पीनो अपनो सेहत शरीर सही भी हो उसका। अब आप चुनाव तो अपना हाथ में है कि आप ग्रीन टी पीवा, हाँ आप मोमोज खा रहे, समझ में आ गया। नहीं अपना कटे बेरो कि अवोकाडो नाम को भी कोई अवोकाडो को भी सलाद बनाए कौन बेरो है ना। तो यही है कि बहुत सी चीजें अच्छी भी हैं, बहुत सी चीजें भी नकारात्मक भी हैं, आप किस चीज को चुनाव करते हो ये आपके हाथ में है। नकारात्मक प्रभाव की बात करें, परंपरागत मूल्यों का शरण हो रहा है। अब क्या है, इस चीज को एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारी संस्कृति थी, है ना, वो भाई हमारी संस्कृति थी, उसके कुछ जो सकारात्मक पहलू थे, चलो नकारात्मक खत्म हुई वो तो अच्छी बात है, लेकिन सकारात्मक मूल्यों का भी कहीं ना कहीं हास देखने को मिल रहा है। पहले भाई चार गांव में थे जाया करता, है ना, शहर में देख लो कोई भी आदमी की अगर मृत्यु हो जाया करती, कोई टाइम का कोई भी विपदा आ जाया करती, है ना, तो चार आदमी बैठ के पूछा करता। आजकल के में बैठ तो जाऊंगा, बात तो ले लेंगे, लेकिन पापा अच्छा ना संगा ठीक हो बढ़िया हो रही हो, बोला तीनों का बोलो उछलन लाग रहे हो अब टिक जाओ, है ना। पहले अया की भावना को नहीं करती, पहले आदमी आदमी की कदर कराया करते। अब कोई पिस्सो है तो भाई जी पूछ है, नहीं पिस्सो नहीं है तो चाहे कुछ ही हो कोई काम को नहीं आती। तो यही है। अब क्या समाज के अंदर नकारात्मकता के भी पहलू, जो हमारी संस्कृति थी जहां पर हमारे माता पिताओं की कदर करना हो गया, है ना, संयुक्त परिवार हो गए, है ना, सहयोग की भावना हो गई, जो मानवीय को नैतिक मूल्य थे वो क्या हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और विचारों को सीखता है। तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है वो राजनीतिक का मूल्य समझे, विश्वास और अलग अलग प्रकार का विचार ने सीखा है। यह परिवार, शिक्षा व मीडिया और राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है। तो जो राजनीतिक समाजीकरण होता है इसके माध्यम से क्या करता है इंसान, जो राजनीति के जो गुण हैं, जब पॉलिटिक्स सीखा है, समझ में आ गया, कहीं अपना भाषण देना चाहिए, कहीं अपना विचार रखना चाहिए, कहीं विचार व्यक्त करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें साथ के साथ सीखता है। ये परिवार, शिक्षा, मीडिया व राजनीतिक दलों को प्रभावित करती है। साथ के साथ इससे क्या होता है, इससे जो परिवार हो गए, शिक्षा हो गई, मीडिया हो गई और राजनीतिक दल है वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। परिवार की बात करें, पहली राजनीतिक शिक्षा देते हैं। तो अगर अपन बात करें राजनीतिक शिक्षा कहां से शुरू होती है, राजनीतिक शिक्षा नहीं सामाजिक शिक्षा मान लो, कठिन शुरुआत तो परिवार से। सबसे पहले थारी मम्मी थारा चट्टू मार के सिखाया कि बेटा पापा ने पापा जी बोलिया करी, है ना, दादा ने दादाजी बोलिया करी, सिखाया था, है ना। ए नहीं सीखे तो एक बार कूनी भी मारी होगी कदे न कदे, आजकल आड़ा का तो कौन मारे, कुछ माती करी होगी जना था पकड़ के धोया भी होगा कदे न कदे, सीखा है ना, पकड़ के कदे पुचकार के हैं भी खयो हो कि बेटा वो अपना या चीज करनी चाहिए या चीज नहीं करनी चाहिए, दुकान पे ज्यादा चॉकलेट खानो दांत खराब हो जाए। तो कहां से मिलती है अपने को ये समझ, ये समझ सबसे पहले अपने को मिलती है परिवार से।
फिर क्या है, फिर आपको कहाँ पे डाल दिया जाता है, स्कूल में। स्कूल में नागरिक और लोकतंत्र बनने के मूल्य सिखाए जाते हैं आपको। जीवन में स्कूल में गया है ना, सुबह अपना जाया करता है ना, फिर आप था कहीं रहन सहन सीखना चाहिए, कहीं ड्रेस पहननी चाहिए, जोर तो गुण या तो, लेकिन आज मेरे पट्टा की वाक्य में सही कहा करता है ना। नाखून काटना चाहिए, बाल सही से कहीं अपना ने काटना, कटिंग करके रहना चाहिए है ना। सुबह पहले जनगण मन बोलिया करता, फिर थे क्लास में जाया करता, पढ़ाई करी, सीखा, साथ का साथ रहना सीखो, दोस्ती बनानी सीखी, बोल चाल सीखी, बहुत सी चीजें जो आपने आपको नहीं पता है थे तो कर दो 10वीं क्लास में इतना नंबर लेके के फायदे हो। लेकिन आज का समय थे जो इतना ज्ञान झाड़ो हो ना, वो पढ़ाई की देन है, समझ में आ गई। तो वहां पर आपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में बहुत सी चीजें सीखी हैं। फिर मीडिया विचार निर्माण में सहायक। तो मीडिया होती है वो क्या करती है आपके सामने, मीडिया है वो कोई भी समाज होती है ना, उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य करती है। क्या करती है, आपकी विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। अब इंस्टाग्राम पर कोई नया ट्रेंड आओ, कोई भी चीज पॉपुलर हो जाओगी, कहीं हुआ है क्योंकि, और अच्छा देखना आपका कोई भी ट्रेंड पॉपुलर होता है, फिर उसके धीरे धीरे वो आम बोलचाल की भाषा में भी वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं। देखना आपके दोस्त हैं वो काफी बार इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के ट्रेंड में आए हुए शब्दों को उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। एनालिसिस करना इस चीज को, तो आपको पता चलेगा आजकल हम काफी वो स्लैंग्स, वो भाषा प्रयोग करते हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी, समझ में आ गई। तो यही है जो मीडिया होती है वो आपको विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। कौन सी सरकार बढ़िया है, कौन सी घटिया है, कौन व्यक्ति बढ़िया है, कौन घटिया है, या कठिन बेरा पट है, सोशल मीडिया सावधान बेरा पट है, समझ में आ गया। तो यही है वो आपकी विचारधारा निर्माण करने का कार्य करती है। राजनीतिक दल सक्रिय भागीदारिता को प्रोत्साहित करने का कार्य होता है। लोकतांत्रिक समस्याएं, डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, आतंकवाद व भ्रष्टाचार और दलाल प्रथा पर समझेंगे। लोकतंत्र में आपके सामने अनेक चुनौतियां हैं। भारत जैसे विशाल देश में इन समस्याओं का विशेष महत्व है। तो आपको पता भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख समस्या कौन सी है, सबसे पहले आतंकवाद। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत में आतंकवाद की सबसे प्रमुख समस्या है। भ्रष्टाचार, संसाधनों का दुरुपयोग और विकास में बाधा। तो भारत में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर क्या क्या किया जाता है, जो संसाधन होते हैं उनको दुरुपयोग किया जाता है और उससे क्या होता है, आपके सामने विकास में बाधा होती है। कोई भी ऑफिस में काम कराना जाओ, 100 को नोट काटो, झटते काम हो जा, नहीं 10 पर घुमाया जाए, समझ में आ गई। तो इससे क्या है, सही और गलत व्यक्ति का चयन हो जाता है। मान लो कि कोई आदमी गलत कर रहे हैं तो वो भी भ्रष्टाचार की मदद से क्या कर सके, अपना काम सही करवा सके, समझ में आ गया। तो इससे देश की वास्तविकता है, देश ने नुकसान पहुंचा है। दलाल प्रथा, जनता और सरकार के बीच में अनैतिक मध्यस्थता, मतलब ब्रोकर सिस्टम हो जाता है, जहां पर दलाली करने वाले लोग क्या करते हैं भाई, कोई टेंडर लेना है सरकार का, अजय 1,000 करोड़ को, तो 100 करोड़ सरकार का नहीं, सरकार दिया और चुपके टेंडर मिल गो। अब क्या करोगे, अब भाई 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ को टेंडर हो, 100 करोड़ तो अगला नहीं दे दिया सरकार ने, तो 900 करोड़ में चीज बनानी है यार, तो 500 करोड़ की गिरोगे सड़क, 400 की क्या जाओगी, आपके सामने भ्रष्टाचार हो जाएगा। तो यही है, अगर वो सही तरीके से टेंडर की प्रक्रिया होती तो क्यों अपना सही से कार्य करेगा, क्यों वो 100 करोड़ और एक्स्ट्रा लगाएगा कम से कम। यही है, तो आपके सामने जो दलाल प्रक्रिया है, इससे भी क्या हो जाती है, जनता और सरकार के बीच में अनैतिक मध्यस्थता देखने को मिलती है। संसाधनों की बात करें, अब किस प्रकार से इन चीजों का समाधान कर सकते हो, कानून को सख्ती से लागू करके आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने नियम कायदे बना सकते हो। पारदर्शी शासन प्रणाली, हर व्यक्ति को अपने अंदर सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। आप जो ट्रांसपेरेंसी ला सकते हो, आप जो कार्य प्रणाली होती है उसके अंदर। नागरिकों में जागरूकता, और जो नागरिक होते हैं उनके अंदर आपको जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को पता होना जरूरी है। भाई कोई ऑफिस में जाओ और अगर थान हर नियम कायदों को बेरो तो थान भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही को नहीं। भ्रष्टाचार करे कौन, क्योंकि उन्हें बेरे को नहीं। जब ये दबड़ाते थे कि भाई साहब कहीं का कौन करे काम, अभी मिला हूं कि ऑफिस में, है ना, तो तुरंत करके दो, अगला बेरो भाई तो ज्ञान है। और जिसको नहीं पता होता, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है। अगला क्या है, ई गवर्नेंस और सूचना का अधिकार है, वो उपयोग में लेना चाहिए। तो ई गवर्नेंस है और सूचना का अधिकार है, उससे संबंधित भी प्रयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट 1% जरूर आओ, पढ़ लियो ढंग से ये टॉपिक। अब आपके लास्ट में 4 नंबर यूनिट है, वो कौन सी है, साइंस एंड डिसिप्लिन से संबंधित है, विज्ञान और अनुशासन से संबंधित है। सबसे पहले सबसे महान वैज्ञानिकों का जीवन परिचय, और यो मैं मेरा मनु को लिख के हूँ, ए वैज्ञानिका को नाम था सिलेबस में दिया गया है, समझ में आ गई। सबसे पहला नाम है जॉन डाल्टन का। किसका नाम है, जॉन डाल्टन का। जन्म की कहां पर उनका, 1766 में इंग्लैंड में आया। तो जॉन डाल्टन का जो जन्म है वो 1766 में इंग्लैंड में देखने को मिला, और इनके द्वारा एटॉमिक थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया गया था।
जिसमें क्या बताया था इन्होंने, छोटे छोटे कणों से क्या बना होता है आपके सामने, जो परमाणु है वो छोटे छोटे कणों से मिला, मतलब वो परमाणु है या अपनो शरीर है ना, देखो अपनो शरीर में कहीं खून है या है ना, खून के अंदर लाल लाल कलर है, वो के अंदर किवी वो लाल लाल कलर के रेड ब्लड सेल। अब साइंस वाला है मत मानता गुरुजी पहले अभी मैं थान कौन बता रहे हो, 8 आड़ान बता रहे है ना, वो के अंदर लाल रक्त कणिका है। अब लाल रक्त कणिका भी क्या हो, क्या सा बनी हुआ है, एटम से, परमाणु से बनी हुई है, मतलब सेल से बनी हुई है ना, सेल भी एक परमाणु ही हुआ है। तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर चीज है, मतलब सेल के अंदर नहीं होते वो तो अलग इलेक्ट्रिसिटी उनकी बात करें उसके अंदर, तो वो क्या है इसमें ये बताया गया कि अपना जो कोई भी परमाणु होता है, कोई भी चीज होती है वो छोटे छोटे कणों से बनी होती है। समझ में आ गया आपके सामने, कोई भी पूरे शरीर बाद में बस सेल्स है अपना पूरी लिक्विड बना वो, फिर ब्लड अपने शरीर के अंदर, इससे पूरी ढांचा को निर्माण हुआ। तो ये किसने बताई थी सबसे पहले, जॉन डॉल्टन ने चीज बताई थी। आर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था, 1871 में इंग्लैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। तो आर्नेस्ट रदरफोर्ड है, इनका जन्म न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, और इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल की, प्लानिटरी मॉडल के बारे में बताया था, श्रवण पन्नी का उपयोग करके नाभिकीय को खोजा था। ये कि एक जो गोल्ड फॉइल है, जो अल्फा पार्टिकल है उनको स्ट्राइक कराई थी, उन्हें टक्कर मरवाई ही जना, कुछ पार्टिकल है वह सीधा चलेगा, कोई टेढ़ा चलेगा, कोई वापिस आगा, तो वापिस आगा जना तो बता दियो कि भाई कोई न्यूक्लियस है, सारों को सारो जो मास है वो एक जगह केंद्रित रहे, कोई इन्हें बिना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा गया जना बताइए कि भाई किससे टकरा गया था, प्रोटॉन से, और बाकी का जो आपके सामने सीधा चला गया वो के लिए बताया कि सारो सारो खाली है। फिर आइजैक न्यूटन है, इनके द्वारा उनका जन्म कब होता है, 1642 में इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म देखने को मिलता है। इनके द्वारा क्या नियम दिए गए थे, गति के नियम, गति का प्रथम द्वितीय तृतीय नियम आपको दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के नियम दिए गए थे इनके द्वारा। साथ के साथ न्यूटन के द्वारा जो E=mc² का आपने नाम सुना होगा है ना, एनर्जी मास कंजर्वेशन का जो आपके सामने फॉर्मूला है वो दिया गया था, जिसमें प्रकाश के अध्ययन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बारे में इन्होंने ही बताया था। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, आइजैक न्यूटन का 1642 में जन्म हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, गति के नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ग्रेगर मेडल की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था, 1822 में, ऑस्ट्रिया नामक देश है यूरोप का, वहां पर हुआ था। इनको किनका जनक माना जाता है, अनुवांशिकी का जन्म माना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो मटर का पौधा पर परीक्षण करियो ना, कोई बुरा मटर हो, कोई हरिया मटर हो, दोनों ने मिला दिया, कदे बुरा जाम जाए, कदे आपके सामने हरिया हो जाए, कोई छोटा हो जाए, कोई मोटा हो जाए, एक चीज आप करियो ना, वो जेनेटिक्स अनुवांशिकी के बारे में इन्होंने बताया था ग्रेगर मेडल ने। इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर वंशानुक्रम को समझाने का प्रयास किया था। फिर भारत के साइंटिस्ट है कौन, जन्म होमी जहांगीर बाबा, तो होमी जहांगीर बाबा के द्वारा जो इनका जन्म कब हुआ था, 1909 में मुंबई के अंदर जो होमी जहांगीर बाबा का जन्म हुआ था। इनका क्या योगदान है, इन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम को जन्म दिया था। तो होमी जहांगीर बाबा के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा के जो कार्यक्रम है उसके जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी उपलब्धियों की बात करें, इनके द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की गई थी। तो जो आपके सामने जो होमी जहांगीर बाबा है, इनके द्वारा जो टाटा TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट है ना की है मान लेते बस, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो है इनकी स्थापना करने का इनको प्रमुख योगदान है। टाटा इंस्टीट्यूट नहीं भाई, TIFR के द्वारा की गई थी। टाटा इंस्टीट्यूट तो लिमिटेड तो रतन टाटा की है। अगले वाले पॉइंटों की बात करें अपन, विज्ञान और ध्वनि। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव है, जो ठोस जल और वायु, ठोस और जल में कंपन से उत्पन्न होती है। तो सबसे पहली बात है, ध्वनि पकाया उत्पन्न होगी, कंपन से उत्पन्न होगी, उससे तरंग निकलेगी, और पकाए की तरंग है यांत्रिक तरंग है। समझ में आ गई। तो कोई भी चीज देख लेते, कोई भी चीज का मारोगा तो कम कम वाइब्रेशन दिखोगा, है ना, काफी बार नहीं दिखता, लेकिन जो बहुत ज्यादा ठोस चीजें होती है उनमें नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी सी भी तरल होगी, सेंसिटिव होगी, उसमें आपको कंपन दिखता है। और कोई भी चीज कंपन कर रही है तो कम से कम वाइब्रेशन, जो तरंग तो निकलेंगे, है ना। और तरंग कैसे निकलती है, यांत्रिक तरंग निकलती है। अच्छा, जो ये ध्वनि है वो वायु में जा सकती है, जल में घूम सकती है, और ठोस में जा सकती है, और किससे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। अच्छा, निर्वात में नहीं जाती, ये अच्छे से याद कर लेना, निर्वात में कभी भी ध्वनि है वो संचरण नहीं करती है। जड़े तो थे माले है चांद पर ध्वनि कदे कौन सुनाई दे, समझ में आ गई, थाला चांद में कौन सुनाई दे, चांद पर कौन सुनाई दे। गति की बात करें, वायु कितनी होती है, वायु की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड की गति से जो आपके सामने जो वायु होती है वो तेजी से चलती है। परावर्तन की बात करें तो परावर्तन क्या है, अब थे बोल रहा हो,
जब हमारे खाली कमरा उम थे बोलियार बातचीत था वापिस सुनाई दी, उन इको का नाम से जाना जा, प्रावर्तन का नाम से जाना जाए। ध्वनि मूल्यांकन क्या होता है? आवाज की ऊंचा व गहराई से सुनाई देना। तो ध्वन्यांकन होता है कोई भी ध्वनि होती है उसको ऊंचाई व गहराई से सुनते हैं, उसको ध्वन्यांकन के नाम से जाना जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? संगीत, संचार व सोनोर व अल्ट्रासाउंड में आपको ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अपन अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है, मैकेनिकल वेव्स का। लास्ट नंबर टॉपिक की तरफ अपन बढ़ेंगे, पोषण और संतुलित आहार। एक ऐसा भोजन जहां पर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उसको संतुलित आहार कहा जाता है। मतलब ते खानो खाने बैठा थोड़ी दाल है, थोड़ी चावल है, रोटी है, ऊपर घी लाग रहा है ना, सलाद काट के बैठा हो, इन दूध है, समझ में आ गई, दूध की ना दही है। तो यो क्या एक संतुलित आहार है जिसमें सारा पोषक तत्व है, विटामिन, प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सारी चीजों का जो पोषक तत्व देखने मिली, उन्हें क्या कहा आपके सामने संतुलित आहार का नाम से जाना जाए। अब संतुलित आहार होने के लिए कौन से पोषक तत्व होने चाहिए उसमें? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए, ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा के लिए अपन किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं? चावल व रोटी। तो थे भोजन खा रहे हो, उन कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या मिला था ना? चावल व रोटी मिला। प्रोटीन, प्रोटीन क्या कार्य आता है आपके शरीर में वृद्धि करने के लिए? तो इसमें क्या आती है? दाल व दूध में आपके सामने आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। अगले वाला क्या है? वसा, ऊर्जा का भंडार होता है। तो वसा जो फैट होती है, जब मतलब घी की जो ब्रेड रोटी बताई है ना, तो इससे क्या है, वो क्या है, घी और तेल में जो आपके सामने वसा होती है, इससे आपको क्या मिलता है? ऊर्जा का भंडार मिलता है। विटामिन और खनिज की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो आपके सामने विटामिन और खनिज होते हैं वो आपके क्या करते हैं? रोग और जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। पानी की बात करें आपके सामने, और विटामिन जो अलग अलग चीजें वो है ना, विटामिन बी होगी, विटामिन सी होगी, विटामिन डी होगी, अलग अलग चीजें मुझे खट्टा फल में सी पाई जा है, विटामिन डी सूर्य से मिले था है ना, अलग अलग प्रकार की जो चीजों में आपको मिलती है। मानव रोग की बात करें, ये टॉपिक काफी वाइड है, मैं इसको इतना वाइड में नहीं कर रहा हूँ, छोटे ही रूप में करवा रहा हूँ आपके सामने। लेकिन रोग तीन प्रकार के होते हैं। संक्रमक रोग, संक्रमक रोग कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और वायरस। समझ में आ गई? जो संक्रमक कौन से हो? जो मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी का थ्रू फैलते हैं। एक घर में एक आदमी ने खांसी जुकाम हो जाए, सारा घर में लाग जाए, तो वो कौन सा रोग है? संक्रमक रोग है। समझ में आ गया? जैसे मलेरिया, डेंगू हो गई, फ्लू हो गई, ये सारे के सारे संक्रमक रोगों के नाम से जाने जाते हैं। असंक्रमक रोग कौन सा है? जो जीवन शैली से पैदा हुए। समझ में आ गई? जो अपना जो थरा बुरा कर्मक जो पैदा हुए, सीधी बात है। जहाँ अगर बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो था डायबिटीज हृदय जो की समस्या उत्पन्न हो सके। अगला क्या का रोग है? पोषण संबंधित, खान पीन को ध्यान कौन रखे थे, तो इस तरह कौन सा रोग उत्पन्न होगा? पोषण संबंधित रोग उत्पन्न होगा, जैसे रिकेट्स, स्कर्वी व रक्तता। जहाँ मान लिया कि कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, कोई विटामिन की कमी होगी, अया की कमी की वजह से जो रोग उत्पन्न हो जाए उनके कहा जाए पोषण संबंधित रोग का नाम से जाना जाए। कैसे अपन निर्माण कर सकते हैं, इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं? स्वच्छता रखो सबसे पहले तो भाई, डेंगू मलेरिया कण के लिए घना पानी वगैरह नहीं इकट्ठा होना चाहिए। संतुलित आहार, खाना खाओ तब मैं को नहीं एक प्रकार को भोजन को नहीं, अरे पत्तेदार सब्जी खाओ, दूध दही छा हर चीज को अच्छे से सेवन करो, नाक ना मरोड़िया करो ज्यादा। टीकाकरण, और भाई कोई भी समय समय पर मान लो कोई वायरस फैलने लग रहा है तो कोई टीकाकरण, जब कोरोना का टीका लगाया गया था है ना, भैया को टीकाकरण भी करवाना चाहिए, और योग और व्यायाम भी करना चाहिए। समझ आ गई? तो योग व्यायाम करने की जरूरत नहीं, कम कम मोटरसाइकिल ले जाके सारे काम मत करा करो, थोड़ा बहुत पैदल भी चल लिया करो, है ना, वो भी योग व्यायाम में आ जाए। अगला क्या है? बिजली और प्रकाश। बिजली की बात करें, बिजली कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत आवेश का बन, छोटा छोटा कण हुए हैं, आठ आला के लिए समझा दूं, छोटा छोटा कण हुआ है चलता रहे, चलन से क्या है उनका ऊर्जा उत्पन्न हो, और ऊर्जा बिजली बन जाए, ऐसा समझ लेते हैं। समझना, जो कंपटीशन की तैयारी करें उन्हें तो मैं भी समझाने की जरूरत को नहीं, जो साइंस का उन्हें समझाने की जरूरत को नहीं, लेकिन जो आर्ट का विद्यार्थी है जन थोड़ा कम पता, वो बस समझ लो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको विद्युत आवेश बोला जाता है, वो चलते रहते हैं, उनसे ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा बन के लाइट बन जाए है, आपके सामने विद्युत बिजली का निर्माण होता है। दो प्रकार की ऊर्जा बिजली होती है, स्थिर व धारा। किसमें उपयोग किया जाता है? बल्ब होगो, पंखो होगो, कंप्यूटर होगो, ये तो था मेरे बिजली का उपयोग कठे कठे करे जाए, इन बताने की कोई जरूरत नहीं। लाइट, लाइट बात तो थी बिजली और लाइट में अंतर है। बिजली क्या है? जो घना था है पंखो चाल रहे जो वह क्या है? वह है बिजली। लाइट क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा दिखाई दे रही है वह प्रकाश हुआ है, दुनिया में अंतर समझियो, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, प्रकाश के एक एनर्जी को रूप है। बात जो बिजली था घर आ रही है, जो पंखो चल रहे हैं वो विद्युत आवेश से उत्पन्न हुआ है, और यो क्या हो रहा है?
प्रकाश जो सूर्य की ऊर्जा है वह ऊर्जा से उत्पत्तित्व है, जिसमें से थन है जो आपके सामने जो प्रावर्तन अपवर्तन और परिवर्तन विवर्तन जैसी जो प्रक्रिया होती है वो देखने को मिलती हैं। और इसको समझने के लिए आपके सामने न्यूटन व आइंस्टीन ने प्रकाश के सिद्धांत दिए थे, जिसका उपयोग दृष्टि, ऑप्टिकल उपकरण व लेजर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। जो आपके अंदर होता है ना, सूरज होता है, सूरज के अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, आपस में टूटते हैं, जुड़ते हैं, विखंडन नहीं होता इनमें, आपके सामने जुड़ते हैं, आपका समायोजन होता है और इससे ऊर्जा का उत्पन्न होता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।